नमस्कार बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रिलेशन के बारे में, सेट्स के बारे में। बेसिक रिलेशन सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, डोमेन रेंज पढ़ेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन निकालना पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन पे जाएंगे धीरे-धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं रिलेशन के एग्जांपल पे लेके आपको बताते हैं। पहले उसके पहले रिलेशन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। लेट A and B are two non-empty sets. Then relation R from A to B is subset of A cross B. That is, R is a subset of A cross B. ठीक है, ये आपको पहले बताया जा चुका है। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। If A is 1 2 3 and B is AB, then A cross B we can write element as 1A 1B 2A 2B 3A 3B। कोई भी रिलेशन, बहुत सारा रिलेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले रिलेशन लिख देते हैं 5। इसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन, नल रिलेशन, क्योंकि इसका जितना सबसेट होगा, जितना इसका सबसेट होगा उतना ही नंबर ऑफ रिलेशन होगा, क्योंकि लिखा गया है का सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसमें कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा? 2 टू द पावर 6, यानी 64 तरह का रिलेशन निकलेगा, जिसमें सबसे पहला रिलेशन क्या है? 5। इसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन। दूसरा रिलेशन एग्जांपल आप बोल सकते हैं 1a 2a, बहुत सारा बोल सकते हैं, 64 तरह का है, हमने फिलहाल 2 ही लिखा हुआ है। अगर कोई बात करता है R is relation on A, that is R is a subset of what? A cross A होगा। A में कितना एलिमेंट है फिलहाल? 3। तो A क्रॉस A में कितना एलिमेंट होगा? 9 एलिमेंट होगा। 3 into 3 क्या क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 9 एलिमेंट है। बहुत सारा सबसेट इसका भी लिख सकते हैं आप। कोई भी रिलेशन एग्जांपल में लिखना चाहे हम लिख सकते हैं 1 2 1 3, बहुत सारा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये रिलेशन ऑन ए हुआ, ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हुआ। एग्जांपल में बहुत सारा, इसमें 9 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर 9 होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा उसको। बहुत सिंपल टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले एग्जांपल ले रहे हैं। लेट A इज इक्वल टू 2 3 4 6। इसमें एलिमेंट है 2 3 4 एंड 6। R be a relation on A and relation is divides। रिलेशन क्या है? डिवाइड्स। जो रिलेशन ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिलेशन क्या है? डिवाइड्स। इट मींस ए रिलेशन बी को आप कह सकते हैं ए डिवाइड्स बी। ए रिलेशन बी मतलब क्या हुआ? ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड करता है। तो इसमें 4 एलिमेंट, रिलेशन ऑन ए, देन आर मस्ट बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो 4 into 4 16 एलिमेंट होगा। 16 एलिमेंट होगा, बहुत सारा एलिमेंट होगा। 16 एलिमेंट क्या क्या होगा समझ में आ रहा है आपको? 2 3 4 6 का 2 3 4 6 के साथ क्रॉस लेंगे। 2 2 2 3 2 4 2 6 3 2 3 4 3 3 3 4 3 6 4 2 4 3 4 4 4 6, ऐसे 16 होगा एलिमेंट। तो नंबर ऑफ सबसेट यानी नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा? 2 टू द पावर 16 होगा। हमें वो रिलेशन चाहिए कि A रिलेशन B मींस व्हाट? A डिवाइड्स B। हम वो रिलेशन लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 divides 2 करेक्ट है। 2 divides 3 नो। 2 divides 4 करेक्ट है। 2 divides 6। 3 divides 2 नो। 3 divides 3 सही है। 3 divides 4 गलत है। 3 divides 6 सही है। 4 divides 2 नो। 4 divides 3 नो। 4 divides 4 सही है। 4 divides 6 नहीं होगा। 6 divides 2 गलत। 6 divides 3 गलत। 6 divides 4 गलत। 6 divides 6। ये रिलेशन जो है ये A क्रॉस A का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि उसी में से लिखा गया है। और ये रिलेशन यानी जो एलिमेंट है
ए रिलेशन बी ए डिवाइड्स बी, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा। तो इस रिलेशन के हिसाब से यही उसके एलिमेंट्स हुए कि नहीं हुए, और इन सारे एलिमेंट का जो सेट हुआ वही रिक्वायर्ड रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ। यानी अगर हमको क्वेश्चन में रिलेशन पता है दिए गए सेट पे, तो हम उस रिलेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करता है यहाँ पर रिलेशन क्या है, कुछ और होगा तो उसके हिसाब से बनाएंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो और उसमें क्लियर होगा। इसके बाद आता है डोमेन एंड रेंज। इसके बाद का जो टॉपिक है वो डोमेन एंड रेंज। पहले लिख देते हैं हम रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट B, that is R is a subset of A cross B. Relation from set A to set B क्या होगा? R is a subset of A cross B होगा। तो डोमेन क्या है? ये होता है सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ element of first component of ordered pair of relation R, in relation R। जो रिलेशन है उसका डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जितना भी रिलेशन आप देखते हैं उसका एलिमेंट पेयर में होता है, और उस पेयर मतलब दो कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट। जो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट बनेगा वो डोमेन कहलाएगा, और जो सेकंड कंपोनेंट का सेट बनेगा वो रेंज कहलाएगा। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि डोमेन इज इक्वल टू ए फर्स्ट कंपोनेंट सच दैट ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर। पहला जहां ए किसको बिलोंग करेगा? ए को बिलोंग करेगा, ए बी किसको बिलोंग करेगा? रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो जो पहला कंपोनेंट का सेट है उसको क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। उसी तरह आपको समझ में आ गया होगा कि सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट of ordered pair in relation R। सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट का सेट बनेगा वही क्या होगा? रेंज होगा। तो आप यहां पे रेंज से समझ सकते हैं क्या लिखाएगा? B belongs to what? B and AB belongs to what? R। समझ में आया अच्छे से आपको? जो पहले कंपोनेंट का सेट होगा वो डोमेन, जो बाद वाले कंपोनेंट का सेट होगा वो रेंज। क्लियर है? बहुत सिंपल है। एग्जांपल लेकर आपको समझा देते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन बार बार बोल रहे हैं उसको इतना भी लाइटली नहीं लीजिएगा, ध्यान से देखिए। बहुत सिंपल है, लॉजिकल है, कंफ्यूज मत होना पहले, ठीक है? अब देखो ध्यान से तुम लोग भाई, इधर एग्जांपल ले रहे हैं। ए सेट है, इसमें एलिमेंट हमने लिया 1 2 3, बहुत सिंपल है, 3 एलिमेंट लिया इसमें, ठीक है? इस पर रिलेशन जो होगा ए क्रॉस ए कितना होगा? 9 एलिमेंट होगा। लिख देते हैं एक बार, आपको भी आदत हो जाएगा लिखने का। 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2। ए क्रॉस ए 9 एलिमेंट है, 2 पे पावर 9 रिलेशन होगा। कोई रिलेशन लिख रहे हैं, पहला रिलेशन लिख रहे हैं 1 1 1 2 2 1, ये लिखा। ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है, तो ये भी एक रिलेशन होगा। इस रिलेशन का तुमसे डोमेन पूछेगा तो क्या बोलोगे? पहला कंपोनेंट का जो सेट है तो 1 1 2 एलिमेंट क्या लिखा है? 1 2 लिखा था, रिपीट नहीं होता है। और इस रिलेशन का रेंज क्या बोलोगे? 1 2 1, रेंज भी क्या होगा? 1 2 हुआ कि नहीं हुआ? तो दूसरा रिलेशन लिख दो, 1 1 3 1 3 2, ये भी इसका सबसेट है, बिल्कुल है। इसका डोमेन क्या लिखेंगे आप? 1 3 3, इसका डोमेन 1 3, और इसका रेंज क्या लिखेंगे आप? 1 1 2, यानी 1 2, ये रेंज, ये इसका डोमेन हो गया। यानी जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसके सेट को डोमेन बोलेंगे, जो सेकंड कंपोनेंट है उसके सेट को हम रेंज बोलेंगे। डोमेन रेंज बहुत सिंपल है, क्लियर आ गया। नीचे डेफिनेशन भी लिख दी, लिखने का तरीका क्या है ये भी समझ गए आप लोग। अब आते हैं नंबर ऑफ रिलेशन पे। ये आपको पहले एक बार बता दिए हैं, दोबारा से बता देते हैं। यहां पे पहले लिख दिए हैं रिलेशन फ्रॉम A to B, R is a subset of what? A cross B. R is a subset of A cross B. Number of element
इन सेट A इक्वल्स टू m है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल्स टू n है। तो A क्रॉस B में कितना एलिमेंट होगा ये हमने आपको पहले बता दिया है, m इंटू n होगा, ये पहले आपको बता दिया गया है। A क्रॉस B में mn एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट, जिसको आप नंबर ऑफ रिलेशन भी बोलते हैं, फ्रॉम A टू B, नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है mn। तो यानी अगर किसी A सेट में m एलिमेंट है, B सेट में n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में mn एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B कितना होगा 2 टू द पावर mn होगा। बात समझ में आया? नंबर ऑफ रिलेशन क्लियर हो गया? आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक। बेसिकली यहां तक जो था ये था आपका 11th के टॉपिक का रिलेशन, ठीक है। इसके बाद आएंगे हम लोग 12th के टॉपिक में। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। अब आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबसे पहले ले लेते हैं आर बी रिलेशन ऑन सेट ए, देन R must be subset of A क्रॉस A। अगर R बी रिलेशन ऑन सेट A, कोई भी सेट A है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो देन रिलेशन R must be सबसेट ऑफ A क्रॉस A, पहले बता दिया गया। फ्रॉम A टू B होता तो R must be सबसेट ऑफ A क्रॉस B लेते वहां पे, ठीक है। R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। सबसे पहले आता है वॉइड रिलेशन। आप लोगों को वॉइड सेट बताए हैं, या नल रिलेशन, या एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। दो ही लिखे फिलहाल। इसका सबसेट, पहला सबसेट क्या होगा? कोई भी सेट, A क्रॉस A भी सेट ही, पेयर में इसके एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला इसका सबसेट क्या होगा? 5 होगा। यानी इफ R, ये भी एक रिलेशन होगा 5, देन रिलेशन इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन। दूसरा है नाम यूनिवर्सल रिलेशन। नाम से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है, दो एकदम क्लियर है। 5 नल सेट, वो अपने सेट का, हर सेट का सबसेट होता है, और सेट खुद अपना सबसेट होता है। तो यहाँ पे किस सेट की बात कर रहे हैं? A क्रॉस A की बात कर रहे हैं। इसका सबसेट A क्रॉस A भी होगा। तो जो रिलेशन A क्रॉस A के इक्वल होगा, देन रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। बहुत सिंपल है, नाम में लिखा हुआ है, ठीक है। वॉइड रिलेशन क्लियर है, यूनिवर्सल रिलेशन क्लियर है, बहुत सिंपल है। A क्रॉस A यानी पूरा का पूरा वो खुद। तीसरा आता है आइडेंटिटी रिलेशन। तीसरा आता है आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें क्या है, आराम से समझिएगा आप लोग। एक रिलेशन है, मान ले A, इसमें क्या है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी जो एलिमेंट है उसका रिलेशन खुद के साथ होगा सिर्फ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ वो रिलेशन नहीं रह सकता। अगर आपके सेट में एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ ही होगा, 2 का 2 के साथ ही होगा, 3 का 3 के साथ ही होगा। 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो जो रिलेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेशन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। यानी रिलेशन R is said to be an identity relation if R is equal to set है A, A, सेम एलिमेंट है, पेयर में जो एलिमेंट है सेम है, where A belongs to A, ऐसा होगा। यानी इस सेट में, रिलेशन भी एक सेट ही है, इस सेट में जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट जो होगा, जो पेयर होगा वो सेम होना चाहिए, उसमें डिफरेंट पेयर नहीं आ सकता है। बात समझ में, ध्यान रखना। यहाँ लिख देते हैं 10 इन एन आइडेंटिटी रिलेशन एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ध्यान रखना इस वर्ड पे,
ओनली, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब 1 का रिलेशन सिर्फ 1 के साथ हो सकता है, 2 और 3 के साथ नहीं हो सकता है, यही ओनली का मतलब होता है। अगर ओनली नहीं होता तो 1 का 1 के साथ तो होगा ही होगा, 2 और 3 के साथ भी हो सकता है। यहाँ पे ये रिलेशन है, इसका मतलब a, a बिलोंग्स टू r या a इज रिलेटेड टू a। क्लियर हो गया? एग्जांपल लेके आपको समझा दिया जाता है, इसको बहुत इजी है। देखिए एक सेट ले लिया हमने 1 2 3, फिर r मस्ट बी सबसेट ऑफ a क्रॉस a, आइडेंटिटी रिलेशन लिख रहे हैं। हाँ एक और चीज, एंड इट इज डिनोटेड एज i आइडेंटिटी रिलेशन, और किस सेट पे लिया गया? a पे, तो i a आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट। तो i a जो होगा इसमें तो बहुत सारा सबसेट होगा, 3 3 9, 2 टू द पावर 9 होगा, तो क्या लिखेंगे? 1 1 2 2 3। ये जो रिलेशन होगा यही कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन, सिर्फ यही रिलेशन कहलाएगा। बात समझ में आया? और 1 का रिलेशन सिर्फ 1 के साथ है, 2 का साथ 2 के साथ, 3 3 3 का सिर्फ 3 के साथ, तो ये कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। जो लिखा हुआ है किसे, ये लिखने का तरीका ये आपको आना चाहिए बिल्कुल। लैंग्वेज आप कोई भी लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आपका लॉजिक बस क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। आगे जो बताने जा रहे हैं वो रिलेशन इससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। आगे जो बताने जा रहे हैं वो इससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, हम अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसका क्या है? रिलेशन, पहले डेफिनेशन लिख देते फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। R is said to be, relation R is said to be reflexive if a, या पहले लिख देते फिर ये लिख देंगे, every element of set A is related to itself। ओनली नहीं यूज किया है, दैट इज a, a belongs to R और a is related to a implies relation R is what। यहाँ पे उसको सेट के फॉर्म में नहीं लिखा गया है, यहाँ पे बोला गया है अगर a, a रिलेशन का एलिमेंट है, अगर है और भी हो हमको नहीं फर्क पड़ता, अगर ये है तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। दोनों में अंतर देखिए, क्या बोले सर? उसमें भी तो यही लिखा हुआ था, उसमें वो सेट के अंदर था, मतलब सेट के अंदर यही एलिमेंट होना चाहिए, सिर्फ यही एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जांपल देखिए आप कैसे समझाते हैं आपको। एक हम सेट लिखे 1 1, कोई बोलेगा सर 1 1 इसका एलिमेंट है कि नहीं है? आप बोलेगा बिल्कुल है। अच्छा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1 2 इसका एलिमेंट नहीं है, यानी इसका एलिमेंट 1 1 भी है और 1 2। कोई अगर बोलता है कि 1 1 बिलोंग्स टू A, तो वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको? 1 2 भी है। बात समझ में आ रहा है? कोई बोलेगा 1 1 बिलोंग्स टू A, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि 1 2 नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्स आइडेंटिटी में क्या है? 1 का रिलेशन सिर्फ किसके साथ होना चाहिए? 1 के साथ ही होना चाहिए, 1 का रिलेशन 2 के साथ नहीं हो सकता है। हम आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं एक और एग्जांपल्स, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये दोनों का अंतर जरूर समझिएगा आप लोग, बहुत लोग अभी लोग क्लियर नहीं होते हैं। मिक्स सेट ले लिए 1 2 3, आइडेंटिटी रिलेशन अभी ऑलरेडी ऊपर में हम लिख दिए 1 1 2 2 3, 3 एलिमेंट है। यहाँ एक और चीज दिखाया जाता है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, 3 एलिमेंट है। ये आइडेंटिटी है, बिल्कुल है। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। 1 1 चेक कर लो, बिलोंग्स टू R, सही है। 2 2 बिलोंग्स टू R, सही है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू 3 3 बिलोंग्स टू R, सही है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। लेकिन दूसरा रिलेशन अगर लिखने जा रहे हैं हम, अब कोई पूछेगा 1 1 इसका एलिमेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। 2 2 इसका एलिमेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। 3 3 इसका एलिमेंट है कि नहीं? बिल्कुल है। काम खत्म। ये सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सेटिस्फाइड हुआ। लेकिन आइडेंटिटी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। आइडेंटिटी में बोलता है रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट दिखाएगा उसमें सिर्फ A, A ही होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं बोलता है।
इसमें बोलता है a कमा a इसका एलिमेंट भी होना चाहिए, दोनों में यही अंतर है। ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। ये तुम्हारा आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। जो आइडेंटिटी होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव है वो जरूरी नहीं आइडेंटिटी हो। क्लियर है आप लोग? और एक एग्जांपल ले लो आप, ये बस रहना चाहिए, ये 1 1 2 2 3 3, बाकी कुछ रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रहना चाहिए, तो ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। बहुत सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख सकते हैं, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये तीनों रिफ्लेक्सिव है। हाँ, लेकिन अगर आप ये बोलोगे 1 1 2 2 1 2, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव आपका नहीं होगा। ये दोनों रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है, ये आपका ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही आइडेंटिटी है। बात समझ में आया? रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में अंतर समझ में, ये लिखने का तरीका समझ में आया? यहाँ बोला ये इसका एलिमेंट है और उसमें बोला था सेट के अंदर यही एलिमेंट रहना चाहिए, बस यही छोटा सा अंतर है दोनों। क्लियर है आप लोग? रिफ्लेक्सिव समझ में आया? रिफ्लेक्सिव में ये रहना चाहिए कम से कम, ज्यादा है या नहीं है ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये दोनों एलिमेंट सेम एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। बात खत्म, बस समझ में आया? चलिए ठीक, आइडेंटिटी समझ में आ गया, वाइड यूनिवर्सल समझ में आ गया। अब अगला है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, बहुत सिंपल है नाम में, हम आपको डेफिनेशन लिख देते हैं, आप खुद ही समझाएंगे डेफिनेशन। रिलेशन R इज said to be symmetric if A comma B belongs to R implies B comma A also belongs to R, or A is related to B, both are same thing, implies B is also related to A, then we say relation is what? Symmetric। यानी A comma B जिस रिलेशन का एलिमेंट होगा उसका which implies B comma A भी उसका एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिंपल है, एकदम सिंपल है। यानी अगर 1 comma 2 रिलेशन का एलिमेंट है तो 2 comma 1 भी होना चाहिए, होगा तो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिएगा ध्यान से, एग्जांपल लेके समझा रहे हैं आपको। यही सेट लेके चल रहे हैं जिसका एलिमेंट क्या है 1 2 और 3 है। एक रिलेशन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 1 2 2 1, 1 comma 2 है और 2 comma 1 भी है, तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। दूसरा देखिए, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 comma 2 तो 2 comma 1 तो है, लेकिन 2 comma 3 है तो क्या होना चाहिए? 3 comma 2 भी होना चाहिए, जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। वो अगर होता, यानी अगर यहाँ 3 comma 2 होता तो ये सिमेट्रिक होता, अभी ये सिमेट्रिक नहीं है। वेरी गुड। तीसरा देखिए 1 comma 1, इसका उल्टा क्या होगा? 1 comma 1 ही होगा, और एक सेट में एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, तो ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समझ में आया? 1 comma 1 का उल्टा 1 comma 1 ही होगा, इसको रिपीट तो लिखते नहीं, तो ये सिमेट्रिक होगा। चौथा रिलेशन लिख रहे हैं, ये रिलेशन सिमेट्रिक है, बिल्कुल है। 1 comma 1 का उल्टा 1 comma 1, 2 comma 2 का 2 comma 2, 3 comma 3 का 3 comma 3 है। आइडेंटिटी है वो भी है, रिफ्लेक्सिव है वो भी है, सिमेट्रिक है वो भी है। ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी और सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी का अंतर और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल। सिमेट्रिक समझ में आ गया? ये एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, बेसिक आपका यही है कि AB belongs to R implies B also belongs to R है, यानी जिस रिलेशन का एलिमेंट A comma B है उसी रिलेशन का एलिमेंट अगर B comma A भी है तो वो सिमेट्रिक होगा। A comma A जिस रिलेशन का एलिमेंट है तो वो रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही समझे आप लोग। तीसरा रिलेशन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तक आप लोग को इस वीडियो में बता देते हैं, फिर जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आपको जो भी डाउट है आप व्हाट्सएप पे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसके डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें से भेज सकते हैं, नोट्स उसमें से भी ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए छठा नंबर देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत सिंपल है।
relation R is said to be transitive if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, which implies A comma C also belongs to R. Or same thing, A related to B and B related to C implies A is also related to C. एकदम सिंपल है, ध्यान रखना तुम लोग इसमें एक चीज, यही थोड़ा लोगों को कंफ्यूज करता है। बीच में एक बी एलिमेंट है जिसका कनेक्शन ए के साथ भी और सी के साथ भी है, तो ए कमा सी हमको रिलेशन का एलिमेंट है तो वो ट्रांजिटिव होगा। ए से बी, बी से सी, तो ए से सी भी उस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए, उसी सेम रिलेशन में रहना चाहिए। अब एक ही कंडीशन है कि ट्रांजिटिव नहीं होगा, कि अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बस एक ही कंडीशन, ये कंडीशन क्या है ध्यान रखना, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, यही तक नहीं छोड़ दिया गया, एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ये भी और ये भी है और ये नहीं होगा अगर तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी हर हाल में वो ट्रांजिटिव रहेगा। ये कंडीशन अगर डिससैटिस्फाइड होगा तभी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी हर हाल में ट्रांजिटिव होगा। ध्यान रखना है इस स्टेटमेंट को तुम लोग। एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, एक रिलेशन लिख रहे हैं, 1,2 है, 2,3 है। 1,2 रिलेशन का एलिमेंट 2,3 है और 1,3 भी है, a, b है, b, c है, तो a, c रहना चाहिए। 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 रहना चाहिए। अभी ये ट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन अगर ये नहीं होता तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता। बस यही कंडीशन में ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है। मैक्सिमम बच्चे इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर इसको ट्रांजिटिव कैसे बोल रहे हैं। हमने अभी आपको बताया, स्टेटमेंट दिया था कि a, b है एंड b, c है, तो a, c होना चाहिए तभी ट्रांजिटिव होगा। मतलब अगर a, b है, b, c है और a, c अगर नहीं है तब ये ट्रांजिटिव नहीं है, बाकी हर हाल में ट्रांजिटिव होगा। 1,2 है, हाँ 2, कुछ होता और फिर 1, वो नहीं होता तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता। यानी अगर आप ऐसा लिखोगे, आप बोलोगे सर 1, 1 बिल्कुल ट्रांजिटिव है। आप बोलोगे सर 1, 1, 2, 2 ये भी ट्रांजिटिव है। आप बोलेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये भी ट्रांजिटिव है। यानी ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी है, बिल्कुल है, रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, और ट्रांजिटिव भी है। ये रिलेशन सब है, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी रिलेशन बहुत तरह का हो सकता है, यानी सेम ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। सेम ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है, सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है। कोई रिलेशन तीनों हो सकता है। बात समझ में आया आपको यहां तक? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा बस वही ट्रांजिटिव नहीं होगा। कंडीशन मतलब ये दोनों है तब ये अगर नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी सिर्फ ये है, आगे तो दिया ही नहीं, तो उसको भी हम लोग ट्रांजिटिव में ही रखते हैं। क्लियर है? समझ में आया? इसके बाद लास्ट एक आपको बताते हैं, उसके बाद कुछ चीज बचेगा तो वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है? प्रॉब्लम अभी डिस्कस नहीं करें, प्रॉब्लम एक साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो देंगे उसमें आपका थ्योरी पार्ट पूरा रिलेशन का खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। उसका सर प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जितने तरह का है। इक्विवेलेंस रिलेशन R on set is said to be an equivalence relation if पहला कंडीशन R is reflexive, that is A, A belongs to R for all A belongs to A. Second, R is symmetric, that is A, B belongs to R implies B, A also belongs to R. And third, R is
transitive. That is A comma B belongs to R and B comma C belongs to R implies A comma C also belongs to R. Relation on set A is said to be an equivalence relation if it satisfied all three relation. यानी relation अगर reflexive भी होगा, reflexive मतलब क्या होगा? A comma A belongs to R होगा. ये जनरलाइज है प्रूव करने का. ठीक है, अगर कोई आपसे इवन नंबर बोलता है तो आप 2, 4, 6 काउंट करके नहीं गिनाते हो. जो नंबर 2 into n की फॉर्म में है वो इवन है, वो जनरलाइज करके बता रहे हैं. उसी तरह if A comma A belongs to R or all A belongs to A, then relation is reflexive. If A comma B belongs to R implies B comma A also belongs to R, same relation को satisfy करेगा, then it is symmetric. A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, which implies A comma C also belongs to R, then relation is transitive. The relation which is reflexive, symmetric and transitive, all three, then that relation is called an equivalence relation. समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ के बाद बचता है आपका एक है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास, और उसका एक वेन डायग्राम कॉम्पोजिशन रिलेशन. इतना चीज बचता है. तो फिर नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी कंप्लीट करने के बाद एक बार ओवरव्यू रिवाइज कर लेंगे हम लोग उस चीज़ों को. फिर उसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग फिर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, साथ में एनसीईआरटी का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम आपको क्लियर होते जाए सारा चीज़. फिर उसके बाद आरडी शर्मा पे जाएंगे, केसी सिन्हा, जो भी बुक है. फिर उसके बाद जेई के प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे. आप ध्यान देना कि क्वेश्चन बहुत जो डरावना होता है वैसा नहीं होता. अगर आपका लॉजिक बहुत सॉलिड है, आपको अब यही नहीं समझ में आ रहा है ये लिखे कैसे हैं, क्या लिखा है, यही नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रॉब्लम आपसे नहीं बनेगा. आपको एक एक चीज, छोटा चीज, ये फॉर ऑल क्या हो गया, इसका मतलब सर फॉर ऑल नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, सारा चीज समझ में. फॉर ऑल का मतलब हो गया हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए. आपको एग्जांपल लेके भी समझाएं, प्रॉब्लम बनेगा तो और क्लियर होगा आपको. ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे. आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू सो मच.